साथियों नमस्कार, मैं विवेश आपका अपने परिवार RWA के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं साथियों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और निरंतर तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे ताकि जब भी आपका एग्जाम हो आपकी एक सीट सुनिश्चित हो जाए। सभी साथी जल्दी से मेरे साथ लाइव जुड़ जाएंगे ताकि आज के सेशन का बेहतरीन शुभारंभ हम आपके साथ कर सके। और एक बार सभी लोग मुझे बता दीजिए सबको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है, हाँ या ना। कैसे हैं आप सभी लोग, फटाफट से बताएंगे एक बार। आवाज़ वगैरह सबको ठीक आ रही है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? अगर हो तो वो भी मुझे क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, पहली बात तो कोई भी दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए, सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी लगती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से मेंशन कर दीजिए। सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, है ना। एक बार सबकी कमेंट्स ले लेता हूँ। खत्री चौहान, परीक्षित, है ना, सब लोगों की कमेंट्स मुझे अच्छे से आ रही है। भाई कल हम लोगों ने किसकी बात की थी, है भाई? कल हम लोगों ने बात की थी ज्वार की, याद होगा आप लोगों को, याद है या नहीं? कल हमने किसकी बात की थी? ज्वार की बात की थी। आज हम लोग किसकी बात करेंगे भाई? बाजरा की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे भाई? बाजरा की बात कर लेंगे। तो बाजरा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, पहले ज्वार के बारे में महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको अच्छे से समझिएगा, उसके बाद में बढ़ेंगे आगे की ओर। देखिए, अगर हम ज्वार की बात करते हैं तो कुछ दो तीन बातें रह गई थी, रोग और कीट, है ना, उसकी चर्चा कर लेते हैं एग्रोनॉमिकल बेसिस के अकॉर्डिंग। उसके बाद में पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी जब हम आपके लिए लेकर आएंगे तो वहां पर आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ज्वार के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की अगर हम बात करते हैं तो हैदराबाद में बना है। और कब बना है? 1987 यानी कि 1987 में बना है। सब बना है 1987 में बना है। सौरभ तिवारी सर, सबका चैट ओपन कर दो। नहीं कर सकते, आप यहाँ पर पढ़ने आए, चैट करने नहीं आए, है ना। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ये चैट वैट के चक्कर में मत पड़ो। समझ गए मेरी बात को? आगे से ये सब डिमांड मत करिएगा प्यारे दोस्त, जो चीज़ें हैं आपके लिए बेहतर है। आपको पढ़ाई करके अपनी जॉब लेनी है, चटियाना है सबसे, है। ज्वार के लिए अगर हम राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं तो याद रखिएगा 1987 में कहां पर बनाया गया? आप कहेंगे सर हैदराबाद में। सोरगम इज द किंग ऑफ कॉसेस सीरियल। अगर हम बात करें तो मोटे अनाज का राजा कहा जाता है इसको, इस बात को भी आप लोग जानते होंगे। सोरगम कैसा है? सीवन प्लांट है। और एक बात याद रखिएगा, ये मोस्टली क्रॉस फर्टिलाइज्ड प्लांट होता है। ठीक है ना, कैसा होगा? क्रॉस्ड होगा। कहीं कहीं पर आपको सेल्फ भी लिखा मिल सकता है। अगली बात समझिएगा, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोरगम इन द वर्ल्ड, यानी कि इंडिया में भी अच्छे तरीके से इसको ग्रो किया जाता है। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। सोरगम इज यूज्ड ग्रेन एंड राइस फॉडर। आप लोग जानते हैं इसको हम अनाज और चारे के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। इस बात को भी सभी लोग क्या करिएगा, याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये सारी बातें मुझे लग रहा है मैंने कल आप लोगों को बता दी होंगी, है ना। और अगर हम बात करते हैं तो सोरगम एक कैसा प्लांट है? शॉर्ट डे प्लांट है, इस बात को भी आप लोग याद रख लीजिएगा, है ना। इंडिया में सोरगम को रिप्लेस करके गुइनिया एंड डूरा वर्कर्स, ठीक है, उसको आप परेशान मत होइएगा, सिर्फ इस बात को याद रखिएगा। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सोरगम कहाँ पर है? हैदराबाद में है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं इसके खरपतवार नियंत्रण की। किसकी बात करते हैं? इसके खरपतवार नियंत्रण की बात करते हैं। समझिएगा, देखिए जहां पर बात ज्वार की आती है तो ज्वार में क्या है प्यारे दोस्त, बुवाई के 15 से 20 दिन बाद आपको क्या करनी पड़ेगी? निकाई गुड़ाई करनी पड़ेगी और इसमें एट्राजीन आपको लगाना होगा। ये उपज मैंने कल आप लोगों को अच्छे तरीके से बता दी थी, तो मुझे लगता नहीं है इसको दोबारा रिपीट करने से कोई फायदा है। बात करेंगे प्यारे दोस्त यहां पर हम मुख्य रोगों की। ठीक है जी, किसकी बात करेंगे? मुख्य रोगों की बात करेंगे। और कौन कौन से रोग इसके महत्वपूर्ण हैं, इस बात को अच्छे से समझिएगा। हाँ भाई, समझिएगा। एंथ्रेक्नोज श्याम बर्ड इसमें लगता है। आप कहेंगे सर कोलेक्टोट्राइकम गुरेमिनिकोला के कारण लगता है। ठीक है, एक बात का जरा सभी लोग मुझे आंसर दीजिएगा दिमाग को खोल के। अगर मैं ज्वार की बात करता हूं तो ज्वार C3 प्लांट है या फिर C4 प्लांट है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेंशन करो एक बार। है भाई, कितने लोग ऐसे हैं जो इस बात को बता सकते हैं? इतनी बेसिक बेसिक सी बातें अगर आप भूल जाओगे प्यारे दोस्त तो कैसे काम चलेगा, मुझे ये बताओ। है भाई, अगर इतनी बेसिक बातें आप लोग भूल जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? बोलो जल्दी से, एक बार आंसर करिए। सबकी कमेंट्स भी ले लेता हूं, है जी।
समझ में आ रहा है आप लोगों को? सारी चीज़ें पीडीएफ वगैरह मिल रही है अच्छे से? हम लोग थोड़ा सा मेंस को भी देखते हुए चलेंगे अब, ठीक है ना, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा है नहीं। और याद रखिएगा ये एक बहुधा पर परागित होता है। अभी तक किसी ने कमेंट क्यों नहीं किया? हाँ भाई, जल्दी से बताइएगा। आधे बोल रहे हैं C3, आधे बोल रहे हैं C4। भैया एक बात याद रखिएगा, अगर हम बात करें किसकी, एक बार फटाफट से बताओ सभी लोग। प्रवीण यादव, सौरभ, सभी लोग बताएंगे, बोलिए। विश्व में सर्वाधिक ज्वार का उत्पादन भी आपको कहां पर, चलिए मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, सभी लोग मुझे बताएंगे C3 है या फिर C4 है। अगर हम एंथ्रेक्नोज की बात करते हैं तो प्यारे दोस्त याद रखिएगा कवक के कारण लगता है। अगर हम चारकोल और रॉट की बात करें तो याद रखिएगा इसका जो कॉजेज है वो क्या है, माइक्रोफोमिनिया फ्रोसेलिनिया। ये भी क्या है, एक कवक है जिसके कारण ये देखने को आपको मिल जाएगा। अगर हम भूरी पत्ता धब्बे रोग की बात करते हैं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है ना। अगर हम ग्रे लीफ स्पॉट या फिर भूरी पत्ती धब्बा रोग की बात करते हैं तो याद रखिएगा सर्कोस्पोरा सोरोही के कारण लग जाता है। याद रखिएगा ये भी क्या है, कवक। देखिए हमने तीनों को पढ़ा है और तीनों किसके कारण लग रहे हैं, कवक के ही कारण लग रहे हैं, ठीक है ना। किसके कारण लग रहे हैं, कवक के ही कारण लग रहे हैं। अगर हम बात करते हैं लीफ स्पॉट की, ठीक है ना, ये कौन सा है, लीफ स्पॉट है प्यारे दोस्तों, तो याद रखिएगा एस्टोरेटिया सुरोही के कारण लग जाता है और ये भी क्या है, एक कवक होती है। अगर हम स्मर की बात करते हैं, ये स्मट है, ठीक है ना। समझिएगा प्यारे दोस्त, अगर हम इसकी बात करते हैं ये भी कवक के कारण लगेगा। और कौन सा कवक है, आप कहेंगे सर स्पोरोस्पिरियम सोरोही के कारण लगता है, याद रख लीजिएगा। अगर हम जोनेट लीफ स्पॉट की बात करते हैं तो ये भी आपसे पूछा जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। क्या बोल रहा है बच्चा, रविंद्र प्रताप सर एलटी एग्रीकल्चर के अदर सब्जेक्ट की क्लास कब चलती है? बेटा एक की क्लास लाइव होती है यहाँ पर। अच्छा एक बात बताइए, क्या आप लोगों ने जीएस की क्लासेस ली हैं अभी तक या नहीं ली हैं, या फिर आप लाइव का वेट कर रहे हैं? वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दी जाएंगी प्यारे दोस्त। किसमें दी जाएंगी, आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दी जाएंगी, तो परेशान मत होइएगा, वहां पर आपको जुड़ जाना है अच्छे तरीके से, ठीक है, क्योंकि चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है। 30 क्वेश्चन आपको वहां से भी मिलेंगे, तो बिल्कुल भी चूकना नहीं है आपको। नहीं समझे मेरी बात को? 30 क्वेश्चन आपको वहां से भी मिलेंगे, तो वहां पर भी आप लोग चूकेंगे नहीं, ठीक है। बढ़ जाए और आगे की ओर, खरपतवार नियंत्रण भी समझ गए हैं आप लोग, है ना, मुख्य रोग भी आप लोग समझ गए हैं। अगली बात करते हैं जोनेट लीफ स्पॉट की, तो याद रखिएगा ग्लोसोस्पोरा और आपका क्या है, सोरोही के कारण लगेगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक कवक हो जाएगा। इसको भी थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, कभी कभी ये भी आप लोगों से क्या करता है, पूछ देता है, ठीक है। ये आपके क्या थे, मुख्य रोग। कीट मैं आपको लिखकर बताऊंगा, तब आप लोग अच्छे तरीके से समझिएगा। लिखिएगा मुख्य कीट। कितने लोग बता सकते हैं इसके कीट कौन कौन से हैं? 3-4 कीट बताऊंगा जहां से आपको क्वेश्चन देखने को सबसे ज्यादा मिलते हैं। फिर दोस्त अगर हम कीट की बात करते हैं तो इस पे एक कीट होता है जिसको हम शूट फ्लाई बोलते हैं या फिर तना मक्खी बोलते हैं। कौन सी मक्खी बोलते हैं, लिखिएगा नंबर 1 इसमें लग जाता है तना मक्खी। अगर हम नंबर 2 की बात करते हैं तो प्यारे साथी याद रखिएगा इसमें स्टेम बोरर या फिर तना छेदक लग जाता है। कौन सा लग जाता है, तना छेदक। सर तना मक्खी अलग होगा और तना छेदक अलग होगा। देखिए तना मक्खी को हम शूट फ्लाई कहते हैं, क्या कहते हैं, शूट फ्लाई कहते हैं। अगली बात याद रखिएगा इसमें पिंक स्टेम बोरर लगता है, यानी कि गुलाबी तना भेदक भी लगता है, ठीक है, जो प्लांट को खोखला करने का काम करेगा। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं सर, रिकॉर्डेड जीएस की क्लास अपलोड हो गई है? हाँ जी अपलोड हो गई है प्यारे साथियों, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि लीजिएगा। गुलाबी तना भेदक लिखिएगा। अगला कौन सा होगा, गुलाबी तना भेदक। और नंबर 4 की अगर मैं बात करता हूं तो आप कहेंगे सर इसमें कैटरपिलर भी लग जाता है, ठीक है ना। कौन सा, कैटरपिलर। हेलिकोवर्पा अर्मीजेरा का नाम सुना होगा आप लोगों ने, वही है ये कैटरपिलर। इस बात को भी क्या करेंगे, याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये इसके मेन पेस्ट है, यानी कि मुख्य कीट है, इस बात को भी याद रख लेंगे, ठीक है। ये आपका ज्वार हो गया है क्या, कंप्लीट। अब हम जो बात करेंगे वो बात किसकी करेंगे, बाजरा की करेंगे, ठीक है जी।
चलिए अब बहुत अच्छे तरीके से आपको क्या करना है समझिएगा। आशुतोष मिश्रा पूछ रहे हैं सर कहाँ मिलेगी। भाई साहब जहां पर आप एग्रीकल्चर की क्लास लाइव लेते हो उसके बगल में सारे के सारे ऑप्शन आ रहे होंगे, वहीं से आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए बात समझिएगा बाजरा की। किसकी बात करेंगे अब हम, बाजरा की बात करेंगे। और आप लोग कॉपी पेन उठाइए और लिखना मेरे साथ शुरू करिएगा, ठीक है। साथियों अगर हम बाजरा की बात करते हैं, किसकी बात की जाए, बाजरा की, तो बाजरा को मोती बाजरा भी कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। देखिए ये है आपका क्या, बाजरा। अब बाजरा से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट हैं, पहले उनको समझिएगा। साथियों अगर हम बात करें तो इसे गरीबों का भोजन माना जाता है। क्या माना जाता है इसे, गरीबों का भोजन, यहां पर लिखेंगे। पुअर मैंस फूड के नाम से इसे हम जानते हैं। अगर हम बात करें प्रागैतिहासिक काल की तो यह अफ्रीका और एशिया में व्यापक रूप से उगाया जाता है। कहां कहां पर, अफ्रीका व एशिया में, अफ्रीका व एशिया में व्यापक रूप से उगाते हैं। पहली बात तो ये लिखिएगा। अगली बात समझिएगा प्यारे दोस्त, अगर हम बात करें अफ्रीका में जहां पर रेतीली मिट्टी होती है और शुष्क क्षेत्रों में भी इसकी खेती को कर दिया जाता है, यह ज्वार की जगह ले लेता है, याद रखिएगा। एशिया में अगर हम बात करें तो भारत, पाकिस्तान, चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया। भारत, पाकिस्तान, चीन और चीन के साथ में प्यारे दोस्त दक्षिणी एशिया को भी आप लोग क्या करेंगे, यहां पर नोट करिएगा। यहां पर ये आपको उगता हुआ मिल जाएगा। आप कहेंगे सर भारत में यह महत्वपूर्ण बाजरा फसलों यानी कि जो मोटे अनाज वाली फसलों हैं उनमें से एक है और यह प्रतिकूल अवस्था में भी फलती फूलती रहती है। यह प्रतिकूल अवस्था में भी फलती फूलती रहती है। इतनी बात को अच्छे से समझिएगा, नोट करिए, फिर बढ़ते हैं और आगे की ओर। एक बात और याद रखिएगा प्यारे दोस्त, अगर हम कहें यह देश में अपेक्षाकृत शुष्क क्षेत्र में गरीबों को अल्प अवधि में मुख्य भोजन दे देती है, ठीक है ना, अल्प अवधि में, और क्या करेगी, भोजन देने का काम करेगी। अनाज और बाजरा में यह सबसे अधिक सूखा भी सहन कर लेती है, आप लोग जानते हैं, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। प्यारे दोस्त अगर हम बात करें बाजरा और ज्वार के जो दाने होते हैं वो दोनों पोषण से भरपूर होते हैं, कल हमने आपको बताया। अगर पोषण से भरपूर है तो इसमें कितना नमी, कितनी प्रोटीन, कितनी वसा, कितनी कार्बोहाइड्रेट पाई जाएगी, इस बात को भी लिखिएगा। अगर हम बात करें कि हमने अगर बाजरे का दाना लिया, ठीक है ना, अगर हमने क्या किया, बाजरे का दाना लिया, तो इसमें नमी कितनी होगी ये बताइएगा, इसमें प्रोटीन कितना होगा बताएंगे, इसमें कार्बोहाइड्रेट कितना होगा, इस बात का आंसर दीजिएगा। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, ठीक है ना। और अगर हम बात करें इसमें मिनरल्स यानी कि खनिज कितने होंगे, तब कितना प्रतिशत बताएंगे, समझिएगा। अगर हम बात करते हैं इसमें नमी की तो लगभग 12.4% इसके दानों में नमी होती है। अगर साथियों हम किसकी बात करें, प्रोटीन की, तो आपको पता है कितना प्रोटीन होता है, लगभग 11.6% या फिर 12% भी आप कर सकते हैं। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट तो लगभग 67% होगा। अगर हम इसमें मिनरल्स की बात करते हैं, किसकी बात करें, मिनरल्स की, तो 2.7% होगा। इतना 2.7% होगा। आप एक बात का आंसर दीजिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें फैट यानी कि वसा कितना होगा, तब आप हमें क्या बताएंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। प्यारे दोस्त अगर हम इसमें फैट की बात करते हैं, ठीक है ना, समझिएगा। हाँ जी।
बिल्कुल, तो आप कहेंगे सर लगभग 5% के आसपास इसमें आपको फैट भी देखने को मिल जाएगा। इतनी बातों को नोट करिएगा, फिर बढ़ेंगे और हम आगे की ओर। सभी लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है अच्छे तरीके से? है जी? एक एक पॉइंट आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, तो आराम से समझिए और चीजों को नोट करिएगा। हो गया नोट? अगली बात करते हैं। अंशिका पूछ रही है सर ज्वार कौन सा प्लांट है बताइए। अच्छा, तुम लोगों ने इसका भी आंसर नहीं दिया है। काफी सारे बच्चों ने हमें सही आंसर दिया था भैया, याद रखिएगा C4 हो जाएगा, ठीक है? कैसा होगा? C4 हो जाएगा। इतनी बात को नोट करिए, फिर बढ़ेंगे और आगे की ओर। इसका उपयोग मुर्गियों के चारे में मवेशियों के लिए हरे और सूखे चारे के रूप में, घास के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है। इन सबको लिखवाने की आवश्यकता आपको नहीं है। हम्म। बढ़ा जाए और आगे की ओर, जल्दी से बताएं। चलिए, अगर मैं बात करता हूं तो इसके पुष्पक्रम का प्रकार कौन सा होगा और फल का प्रकार कौन सा होगा, ये भी बता दो। थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। फल का प्रकार कौन सा है, और अगर हम आपसे पूछें कि इसके पुष्पक्रम का प्रकार कौन सा होगा, यानी कि टाइप ऑफ इन्फ्लोरिसेंस। पीडीएफ आपको हिंदी में और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी, नीचे पीडीएफ इंग्लिश में भी है। आप कहेंगे सर अगर हम इसके पुष्पक्रम की बात करते हैं तो कैसा हो जाएगा? स्पाइक हो जाएगा। और अगर हमने फल की बात की यानी कि टाइप ऑफ फ्रूट की बात की, तो आप कहेंगे गुरुजी ये तो कैरियोप्सिस होगा। कौन सा हो जाएगा? कैरियोप्सिस हो जाएगा, नोट करिएगा। अगली बात अगर हम करते हैं इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, आप कहेंगे सर 2n बराबर 24। कितनी हो जाएगी? 2n बराबर 24 या फिर 14, जल्दी से बताइएगा, गलत मत कर देना। 2n बराबर सिर्फ 14, यही कंफ्यूजन हो जाता है सबसे ज्यादा। अगर हम आपसे कहें कि इसका पॉलिनेशन कैसे होता है, यानी कि इसका परागण कैसे होगा, समझिएगा बहुत गहनता के साथ। परागण, तब आप कहेंगे सर इसका परागण सबसे ज्यादा एनीमोफिलिस समझते हैं आप, हवा के द्वारा होता है। मक्का और बाजरा का जो परागण आपको देखने को मिलेगा वो हवा के द्वारा होता है। किसके द्वारा? हवा, यानी कि ईयर के द्वारा हो जाएगा। अगली बात समझते हैं। देखिए, मुख्य रूप से अगर हम बात करें कि इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है, यानी कि ओरिजिन प्लेस कौन सा है, लिखिएगा। तब आप कहेंगे सर हमें तो इसका उत्पत्ति स्थान अफ्रीका ही मिलेगा, ठीक है ना? कौन सा? अफ्रीका। नोट करिएगा। फैमिली आप लोग जानते हैं ग्रीमिनी होती है, उसको लिखवाने की आवश्यकता नहीं है। अनाजों में सबसे ज्यादा जो फैट होता है ना, सर्वाधिक भी आप यहां पर लिख सकते हैं, 5% आप फैट सबसे ज्यादा देखेंगे किसमें होगा? बाजरा में ही होगा, ठीक है? अब एक बात समझिएगा, आपको पता है बाजरा क्या करता है प्यारे दोस्त? सूखा सहन कर लेता है ना? बाजरा क्या करता है? सूखा सहन करता है, आप लोग जानते हैं। तो बाजरा जो सूखा सहन करता है वो किस कारण कर पाता है, आपको ये पता है? बाजरा सूखा सहन करता है पर किस कारण कर पाता है? आप कहेंगे सर इसमें एक प्रतिरोधी हार्मोन पाया जाता है जिसका नाम है प्रोलीन, है ना? समझिएगा बहुत गौर से, प्रोलीन हार्मोन के कारण। प्रोलीन क्या है? एक हार्मोन है जिसके कारण बाजरा आपको कैसा मिलता है? सूखा सहनशील मिलता है, ठीक है? बाजरे का टेस्ट वेट बहुत ज्यादा पूछा जाता है, यानी कि परीक्षण भार। इसको मैं इंग्लिश में भी लिखूंगा, टेस्ट वेट। कितने दानों का भार होता है पता है आपको? देखिए, एक होता है सीड इंडेक्स। जहां पर आपको सीड इंडेक्स मिलेगा वो कितना होगा? 100 दानों का वजन होगा। और जहां पर आपको टेस्ट वेट मिल जाए, ठीक है ना? कौन सा? टेस्ट वेट।
प्यारे दोस्त, वो 1000 दानों का भार या वजन होता है। भार या वजन होता है, इस बात को याद रखिएगा। नोट करके इसको आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। आगे के लिए भी चीजें आपको याद रहें, इसलिए ये सब बहुत जरूरी है। तो जब बात होगी इसके 1000 दानों की, तो आप कहेंगे सर 5 से 7 ग्राम, ठीक है ना। कितना? 5 से 7 ग्राम। अब बात समझ में आई है सभी लोगों को? देखिए, अनाज वाली ऐसी 2 फसलें होती हैं जो सूखा सहनशील होती हैं, है ना। अनाज की सर्वाधिक सूखा सहनशील फसलें आप कहेंगे सर कितनी होंगी? सिर्फ 2। एक तो आपकी ज्वार हो जाएगी और दूसरी कौन सी हो जाएगी? बाजरा हो जाएगी। मेरे साथ साथ में ही लिखिएगा, इसी तरीके से आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, बाजरे की पौध रोपाई जो आप करते हैं वो लाइन के द्वारा की जाती है। इसको किसने विकसित किया, इस बात को समझिएगा। पंक्ति में बुवाई को किसने विकसित किया है? तो एक ज्ञानी प्राणी है, उनका नाम है आरसी गौतम। आरसी गौतम द्वारा विकसित की गई। नोट कर लीजिएगा। अगली बात करते हैं। एक बात और आप लोग नोट कर सकते हैं, एक बात का आंसर दीजिएगा, प्रोटोगाइनी क्या होता है। चलो मैं आपको छोटा सा एक टर्म देता हूं और इसका आंसर आप लोग मुझे आज टेलीग्राम में मेंशन करिएगा। टेलीग्राम आपको वहीं से ज्वाइन करना है जो आपने पहले से ज्वाइन कर रखा है। आपको क्या करना है, ऐप ओपन करेंगे आप, जहां से आपकी लाइव क्लास आती है उसके जस्ट साइड में आप उसको स्क्रॉल करेंगे, वहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको टेलीग्राम ग्रुप। आप उसमें जब क्लिक करेंगे तो आप हमारे पर्सनल ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, मतलब जो हम लोगों का एग्रीकल्चर का ग्रुप बना दिया गया है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, बाजरे में क्या पाई जाती है? प्रोटोगाइनी पाई जाती है। प्रोटोगाइनी क्या होगी, इसकी बात का आंसर मुझे आप लोग देंगे, ठीक है ना। बाजरे में प्रोटोगाइनी पाई जाती है और एक टर्म होता है प्रोटेंड्री। ये दोनों क्या होते हैं, एक बार आप लोग पता जरूर करिएगा, है ना। फिर मैं आपको समझा दूंगा अच्छे तरीके से। थोड़ा सा मेहनत तो करो आप लोग भी, है ना। चलिए, आशा करता हूं बाजरे के बारे में इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी और आगे बढ़ेंगे। प्यारे दोस्त, बाजरे में एक काम आपको और करना है, क्या? इसके लिए मृदा कौन सी अच्छी होगी, जलवायु कौन सी अच्छी होगी और बीज दर क्या होगी, ये बताइएगा। सबसे पहले लिखेंगे मृदा, उसके बाद में क्या लिखेंगे? जलवायु लिखेंगे। साथ ही अगर हम मृदा की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर दोमट व बलुई मृदा सबसे अच्छी होती है। दोमट व बलुई। और आपको पता है उस मृदा का पीएच मान कितना होना चाहिए? अगर हम उसी मृदा के पीएच की बात करें तो उसका पीएच लगभग 7.5 से 8 तक सरवाइव कर जाएगा, यानी कि 7.5 टू 8, 7.5 टू 8। जलवायु आप लोग जानते हैं कैसी चाहिए होती है, गर्म। पर हम सिर्फ गर्म लिखेंगे क्या? नहीं, हम क्या गर्म के साथ में लिखेंगे, समझिएगा। 2 बातें आपको और मैं यहां पर बताता हूं। जब भी बात जलवायु की आए तो आप 2 चीजों को यहां पर क्या कर सकते हैं, एड ऑन कर सकते हैं। पूछो क्या? आप तापमान को ऐड कर सकते हैं, है ना। किसको ऐड कर सकते हैं? तापमान। एक ही तापमान लिखवाता हूं मैं आपको, समझिएगा। इसका एक ही तापमान पूछा जाता है, लिखिएगा वृद्धि हेतु तापमान, टेम्परेचर फॉर ग्रोथ।
बताएं, कोई बताना चाहेगा? क्या लिखा है? मादा भाग पहले परिपक्व होना प्रोटोगाइनी कहलाता है। एक बच्चे ने बड़ा हिम्मत करके आंसर दिया है। ये बच्चा सही बोल रहा है क्या? एक बार सभी लोग बताएं जरा हमें। बेटा अगर क्लास नहीं चल रही होती अभिनय भाई तो बच्चों के कमेंट्स कैसे आ रहे होते? क्लास तो चल रही है अच्छे तरीके से। वृद्धि हेतु तापमान याद रखिएगा 28 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। कितना? 28 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। अगली चीज समझिएगा, बीज दर। जो इसकी बीज दर होती है वो कितनी होती है? यार दोस्त अगर हम बीज दर की बात करें तो आप कहेंगे सर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। कितनी? 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यदि नर्सरी तैयार करके पौधरोपण आपको करनी है तो नर्सरी हेतु लिखिएगा। नर्सरी हेतु तब तो बहुत कम हो जाएगी, पता है कितनी? मात्र 2.25, यानी कि 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और अगर आपको चारे के लिए चाहिए हो, कभी आपसे पूछ दिया जाए कि चारे के लिए आपको कितनी चाहिए होगी, तो फॉडर हेतु लिख लीजिएगा। आप कहेंगे सर चारे के लिए हमें ज्यादा चाहिए होगी, कितनी है भाई? जल्दी से बताएं। 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अच्छा, नर्सरी के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कितना क्षेत्र चाहिए होगा, यहीं पर आगे लिख लीजिएगा। नर्सरी के लिए एक क्षेत्र चाहिए होगा ना। मान के चलो आपको नर्सरी उगानी है तो नर्सरी के लिए क्या चाहिए? आपको एक क्षेत्र चाहिए, यानी कि एरिया चाहिए। ठीक है ना दोस्त? क्या चाहिए होता है? एरिया। तो आप कहेंगे सर 500 वर्ग मीटर। ठीक है ना? 500 वर्ग मीटर। अगर सभी लोगों को बात समझ में आई है तो एक बार हाँ लिख दीजिएगा। सभी लोगों ने बहुत बढ़िया आंसर दिया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार। सर चारे के लिए नहीं भाई, चारे के लिए 10 से 12 ही करिएगा। अगर 12 से 15 आपको ऑप्शन मिल रहा है और ये वाला ऑप्शन नहीं है तब आप उसके साथ जाइएगा। फिलहाल आप इसी ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहनों। अगली बात समझते हैं, पौधरोपण दूरी की। लिखिएगा पौधरोपण दूरी। प्लांट टू प्लांट और रो टू रो कितनी हो जाती है बताएं? आप कहेंगे सर 40 से 50 गुना 15 सेंटीमीटर। ठीक है जी, यानी कि इतनी स्पेसिंग आपको रखनी है। और जब आपको स्पेसिंग पता हो तो आप प्लांट पॉपुलेशन निकाल सकते हैं। प्लांट पॉपुलेशन के जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको वो बता दूंगा। बच्चा है हरीडे। मादा भाग पहले परिपक्व हो जाता है और नर भाग बाद में। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। अगर हम आपसे पूछें इसकी बुवाई का समय क्या होता है, तब आप हमें क्या बताएंगे? टाइम ऑफ सोइंग की अगर बात की जाए तो प्यारे साथियों याद रखिएगा मध्य जून से मध्य जुलाई। अगली बात करते हैं, है ना? किसी को भी कोई डाउट यहां तक नहीं हुआ होगा। प्यारे दोस्त अगली जो बात मैं करूंगा वो बात करूंगा सिंचाई को लेकर, यानी कि इरिगेशन को लेकर। लिखिएगा सिंचाई, जिसको क्या बोलते हैं? इरिगेशन बोलते हैं। देखिए, जहां पर बात इसकी सिंचाई की आ जाए, आप कहेंगे सर इसके लिए 3 सिंचाइयां आवश्यक होती हैं।
3 सिंचाइयाँ आवश्यक होती हैं। जानते हैं कौन कौन सी? लिखिएगा। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। सबसे पहली प्रथम, द्वितीय और तृतीय। अगर प्रथम की बात की जाए, द्वितीय की और तृतीय की, याद रखिएगा फुटान के समय। सर फुटान के समय इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फर्स्ट करेंगे एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन, यानी कि अंकुरण के समय। ठीक है ना? फुटान, जिसे हम अंकुरण या फिर क्या बोल सकते हैं, जर्मिनेशन बोल सकते हैं। नंबर 2, एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग। फ्लावरिंग का मतलब क्या होता है? यानी कि पुष्पन के समय। और अगली बात लिखिएगा, दाना बनते समय। ठीक है, इन बातों को नोट कर लीजिएगा, फिर बढ़ेंगे और आगे की ओर। अगली बात समझिएगा। इसकी कटाई की अवस्था क्या होगी बताएं? यानी कि अगर आपको इसकी कटाई करनी है, तब आप इसकी कटाई आप कब करेंगे? स्टेज ऑफ हार्वेस्टिंग। स्टेज ऑफ हार्वेस्टिंग बोलेंगे। आप कहेंगे सर इसकी जो कटाई की अवस्था होती है वो बुवाई के 90 से 110 दिनों में तैयार हो जाती है। ठीक है ना? यह बुवाई के 90 से 110 दिनों बाद कटाई हेतु तैयार हो जाएगी। ठीक है, अगली बात समझिएगा। और इसकी कटाई करते समय दाने में लगभग 20 से 30% नमी होनी चाहिए। कटाई करते समय दाने में 20 से 30% नमी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नमी नहीं है दाने में, आपने क्या कर दी, कटाई कर दी, फसल ही खराब होने के चांसेस रहते हैं फिर। ठीक है, तब इसकी हम क्या कर देते हैं, कटाई को कर देते हैं प्यारे साथी। हाँ जी। अच्छा, अगर आपसे पूछी जाए कि इसकी उपज कितनी होती है, तब आप उपज के बारे में क्या बताएंगे? यानी कि अगर आपसे हम ईल्ड पूछे और ईल्ड के बाद में क्या पूछे, भंडारण पूछे। देखिए उपज, जब हमने बीज दर को कई प्रकार से लिखा तो हम उपज को भी कई प्रकार से लिखेंगे। औसत कितनी होगी, सिंचित में कितनी होगी, असिंचित में कितनी होगी, और चारे के लिए कितनी होगी। सिंचित, असिंचित, औसत यानी कि एवरेज, और चारे के लिए कितनी होगी, तब आपके आंसर क्या हो जाएंगे। हर चीज में अलग अलग बातें आपको देखने को मिलेंगी। देखिए सिंचित की अगर मैं बात करूं, जिसे हम इरिगेटेड एरिया बोलते हैं, 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर होगा। 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर। अगर असिंचित यानी कि अनइरिगेटेड की बात होगी, आप कहेंगे सर 12 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर होगा। अगर हम औसत यानी कि एवरेज की बात करें तो आप कहेंगे सर, भैया एक मिनट रुकिएगा, सिंचित में तो हमारा गड़बड़ हो गया भाई, गड़बड़ हो रहा है। देखो इधर, यही तो मिस्टेक आप लोगों से भी होने के चांसेस हैं। देखिए जब बात सिंचित की होगी तब आप कहेंगे सर 30 से 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर। 30 से 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक है। असिंचित की अगर बात होगी तब आप कहेंगे सर अब होगा 12 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर। 12 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर। अब हम बात करें अगर औसत यानी कि एवरेज की, तो 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर होगा, याद रखिएगा। 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर। और जब बात चारे की होगी तो आप कहेंगे सर 250 से 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर। 250 से
400 कुंटल प्रति हेक्टेयर। अब इस चीज को नोट कर लीजिएगा, बहुत कंफ्यूजन वाला मामला रहता है इसका। अंडरलाइन में लिखिएगा, ये चीजें आप लोगों से पूछी जाती हैं। भंडारण कैसे करना है वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं, यानी कि स्टोरेज। सिंचित के लिए 30 से 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर, टन मत कर देना, कुंटल ही करनिएगा। असिंचित के लिए 12 से 15 कुंटल, औसत 15 से 20 कुंटल हो जाएगी। और अगर चारे की बात आएगी तो आप कहेंगे सर 250 से 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर। और अगर भंडारों की बात करें, भंडारण की, तो दाने में लगभग 20% नमी होने पर, 20% या 12%, आप कहेंगे सर 12% नमी होने पर। और कटाई कब करेंगे आप, जब दाने में 20 से 30% नमी होगी तब इसकी कटाई होगी। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, है ना। अगली बात करें, ये छोटी है, जल्दी समाप्त हो जाएगी। अगली जो हम बात करेंगे प्यारे साथियों, है ना, वो बात किसकी करेंगे, चलो किसमें देख लेते हैं, ठीक है। प्रजातियां देख लीजिएगा, लिखिएगा प्रमुख प्रजातियां। मेन वैरायटीज, एक दो इंपॉर्टेंट है, लिखकर बताता हूं, बाकी पीडीएफ से मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले लिखिएगा HV1। क्या है HV1? यह है बाजरे की प्रथम संकर किस्म है जो लुधियाना से 1965 में निकाली गई है। प्रथम संकर, और कहां से निकाली गई है, आप कहेंगे सर लुधियाने से। ये लुधियाना में विकसित है। और कब विकसित हुई है, आप कहेंगे सर 1965 में। ठीक है, इसी प्रकार से लिखिएगा, कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। अगली प्रजाति लिखेंगे, क्या बात है। हाँ भाई, एक बात और लिखो यहां पर, बाजरे का बौनेपन का जीन क्या होता है? आप कहेंगे सर टिफ्ट, नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, टिफ्ट 23A। नोट करिएगा। अगले लिखिएगा चारे हेतु सर्वाधिक प्रयुक्त किस्म। पता है कौन सी है? जिसका नाम है कंपोजिटी 6। अब बात करते हैं थोड़ा सा, पीडीएफ में मैंने प्रजातियों को लिखा है ना। हम्म, अच्छे से समझ में आ रही हैं आपको सारी बातें? जल्दी से बोलिए। चलिए इसको समझिएगा। RH V58, यह तुलासिता जो रोग होता है उसके प्रति रेसिस्टेंट है। CM 46, ये भी तुलासिता। तुलासिता को दूसरा नाम क्या होता है, इस बात का आंसर जरा बताइएगा। पूसा 605, यह संकर किस्म है तथा कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए प्रयुक्त होती है। कौन सी? पूसा 605। शुष्क क्षेत्र के लिए आपको WCC 75, RVH 30, RHV 90, RHV 67 और MH 179। कृषि अनुसंधान दुर्गापुरा धारवाड़ विकसित जो किस्में हैं वो है RCV 2,
RH30, RH90। संकर किसमें है? HV2, HV1 को याद रखिएगा, वो प्रथम थी, ठीक है ना। HV3, HV4, HV5, RCB2, RH30, पूसा 323 और RH90। अगर संकुल और देसी की बात करते हैं तो WCC 75, NHV4, चारे के लिए कंपोजिटी 6 जो मैंने आपको बता दिया, जो बाजरा का जो बौनेपन का जीन है वो टिफ्ट 23A है। कौन सा है? टिफ्ट 23A है। अगर हम बात करते हैं इसके मुख्य कीटों की तो इसमें कौन कौन से कीट लगते हैं समझिएगा प्यारे साथी। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, इसमें कीट लग जाता है आपका, एक तो टिड्डा लग जाता है इसमें, रेड हियर कैटरपिलर आपने सुना है वो लग जाता है इसमें, दीमक भी लगती है, देखिए लिखा भी होगा है ना। सफेद लट यानी कि व्हाइट ग्रब लगेगा इसमें, टर्माइट यानी कि आपका दीमक लगेगा, रेड हियर कैटरपिलर लगेगा और टिड्डा भी इसमें लग जाता है। इनको ही आप लोग क्या करिएगा, याद रख लीजिएगा। बेटा प्रजातियां इतनी ज्यादा याद करने की जरूरत भी नहीं है ना। मैं क्या करूंगा, अभी आप लोग पढ़ते तो रहो, पहले चीजों का बेसिक तो तैयार करो। जो इंपॉर्टेंट प्रजातियां हैं वो मैं खुद आपको लिखवा दूंगा, अलग से एक आपको PDF दूंगा इंपॉर्टेंट प्रजातियों की, उनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए थोड़ा सा पानी पियेंगे फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। अब आप लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, टेंशन थोड़ी बहुत हम पे भी दे दो, या सारी टेंशन तुम लोग खुद ही ले लोगे? अरे अपनी टेंशन थोड़ी बहुत हमें भी दे दो यार, सारी टेंशन तुम ही लोग लोगे क्या? ओम प्रकाश मौर्य, हरिडे, रत्नेश, अमरेश कुमार, परीक्षित, राधेश्याम भैया, सारी टेंशन तुम ही लोग लोगे क्या? थोड़ी बहुत टेंशन अपनी हमें भी दे दो, हैं? हम बताएंगे ना कैसे याद करना है। हम आपको क्यों नहीं दिखा रहे तुलासिता रोग कैसा होता है, डाउनी मिल्डू और मृदुला रोग कैसा होता है, हमें पता है ये चीज आपको कहां पर दिखानी है ना। अभी हम आपको सिर्फ एग्रोनॉमिकल का ढांचा तैयार कर रहे हैं, पहले जानो तो ये कुछ होता है, डाउनी मिल्डू कुछ होता है, या फिर ऐसे ही मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करना शुरू कर दूं? नहीं, तरीके के साथ पढ़िएगा प्यारे दोस्त। चलिए डाउनी मिल्डू की बात करते हैं, जिसे हम तुलासिता कहते हैं। पीछे जो तुलासिता लिखा था वो डाउनी मिल्डू था, ठीक है प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए मृदु रोमिल रोग और जोगिया रोग, ठीक है ना, ये आपके कौन से हैं? प्रमुख रोग हैं। लिखिएगा ये किससे होता है? स्केलोस्पोरा ग्रामिनिकोला नामक कवक से होता है। ये स्थानीय भाषा में बावा रोग कहा जाता है, कोढ़िया रोग कहा जाता है, इसको गोगया रोग भी कह देते हैं। इससे बाली पत्ता नुमा संरचना बना लेती है, यानी कि जो बाली होगी ना वो कैसी? पत्ते के नुमा संरचना बना लेती है। और ये फैलता कैसे है? सीड एंड सॉइल वॉर्न डिजीज होता है, यानी कि ये बीज और मृदा के द्वारा फैलता है, याद रखिएगा। इसकी जो प्रतिरोधी किस्में हैं वो राज 171 है, NHV 67 है, WCC 75 और HV 1 हो जाएगी। कौन सी? HV 1 हो जाएगी। बाजरे का अर्गट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगली बात समझिएगा, अर्गट, अगर हम बात करते हैं तो अर्गट को चिपका रोग भी कह दिया जाता है। क्या कहा जाता है? चिपका रोग। आपको पता होना चाहिए क्लेविसिप्स फ्यूजिफॉर्मिस के कारण एक ये क्या होता है? कवक होता है ना। कौन सा? क्लेविसिप्स फ्यूजिफॉर्मिस, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाजरे का अर्गट आप लोगों से यही पूछा जाता है, कवक के कारण होता है। अर्गट रोग में होता क्या है? बाली आने पर दिखाई देती है। अर्गट रोग कब दिखाई देगा? बाली आने पर। इससे चिपचिपा पदार्थ बाली से निकलता है। बाली जो होगी ना उससे कैसा पदार्थ निकलेगा? एक चिपचिपा प्रकार का पदार्थ निकलता है, जिससे दाने क्या होते हैं? खराब हो जाते हैं। लगभग परीक्षित जी ऐसा हम बोल सकते हैं, लेकिन सारे नहीं, लगभग, जिससे दाना खराब हो जाता है। और इससे ग्रसित बाजरे को पशु को नहीं खिलाना चाहिए, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हानिकारक होता है। देरी से बुवाई करने पर इसका प्रभाव अधिक होता है, यानी कि आपको देरी से बुवाई नहीं करनी है। और इसके नियंत्रण के लिए बीजों को क्या करना है? 20% नमक के घोल से उपचारित करते हैं तथा कवकनाशी से उपचारित कर लेते हैं, क्योंकि कवकनाशी है ना क्लेविसिप्स फ्यूजिफॉर्मिस, तो हमें उसके लिए क्या करना है? कवक से उपचारित कर लेना है, ठीक है। अगला समझिएगा प्यारे दोस्त, बाजरे का कंड रोग यानी कि स्मट।
ठीक है ना। कौन सा है? स्मट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मोसीजोमेसियस आपका क्या है? पर्सिन प्लेरिया के कारण लगता है, और ये क्या होती है? एक कवक होती है। पूसा मोती इसके प्रति प्रतिरोधी किस्म होगी, याद रखिएगा। ठीक है ना, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे दिया है। ये 3 रोग ही आपको क्या करने हैं? याद रख लेने हैं। प्यारे साथी, इसी के साथ हमारी अनाज वाली फसलें क्या हो गई? समाप्त हो गई हैं। अब हम जो बात करेंगे थोड़ी सी यहाँ पर वो मोटे अनाज से संबंधित हैं, वो बातों को कर लेंगे। ठीक है जी, चलिए। नोट करके थोड़ा सा लिखिएगा। लिखिएगा मिलेट्स। देखिए, अगर हम मिलेट्स की बात करते हैं ना, तो मिलेट्स को क्या बोला जाता है? या तो हम कदन बोल देंगे, या तो क्या बोल देंगे? मोटा अनाज भी बोल देते हैं। ठीक है, इसके बारे में 4-5 महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको एक बार समझिएगा। अगर हम आपसे पूछे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च कहां पर है, तब आपका आंसर क्या होगा? इंग्लिश में लिख दूं? इतना तो इंग्लिश समझ ही जाओगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च कहां पर है, बताएं। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, है ना। वो भी मैं आपको बता दूंगा प्रवीण यादव, लेकिन मुख्य फसलें जिस हिसाब से आपका सिलेबस दिया हुआ है वो यही बनती हैं। ठीक है, फिलहाल मैं उसको भी बता दूंगा, उसकी टेंशन आप लोग मत लीजिएगा। देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो आप कहेंगे सर इसका डायरेक्ट रेट अलग है और ये आपका अलग है। बताओ फटाफट से कहां पर, कोई बताना चाहेगा? कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। तो बिल्कुल सभी लोगों ने सही आंसर दिया है सर, ये हैदराबाद में है। कहां पर है? हैदराबाद में है, नोट कर लो। अगला लिखिएगा, इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ मिलेट डेवलपमेंट कहां पर है? डायरेक्टरेट ऑफ मिलेट डेवलपमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ मिलेट्स डेवलपमेंट, तब आपका आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ये तो जयपुर में है, और जयपुर कहाँ पर है? राजस्थान में। दोनों बातें अलग हैं, याद रखिएगा। देखिए, मिलेट्स जो है ना, कुल देश के खाद्यान्न उत्पादन का कितना है? केवल 1%। मान के चलो ये हमारा इंडिया है, यानी कि भारतवर्ष है। और इस भारतवर्ष में अगर हम कुल खाद्यान्न की बात करते हैं, इसकी बात करें कुल खाद्यान्न की, तो 1% जो है वो भाग किसने लिया हुआ है? मोटे अनाज ने लिया हुआ है, कुल क्षेत्रफल का। ठीक है जी, कुल क्षेत्रफल का। अगर हम मिलेट्स की बात करते हैं तो ये छोटे बीज वाले मजबूत पौधे होते हैं। अगर हम किसकी बात करें? मिलेट्स की बात करते हैं तो इनके बीज कैसे होंगे? छोटे और मजबूत होंगे। बीज छोटे व मजबूत होते हैं, इस बात को लिखिए। और याद रखिएगा, C4 जो प्लांट होते हैं, साथ में मतलब ये कैसे C4 प्लांट होंगे और कम अवधि के होते हैं, सूखा सहनशील होते हैं। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, अगर आपसे पूछा जाए लघु मिलेट सुधार परियोजना कब चलाई गई और कहां पर चलाई गई? लघु मिलेट सुधार परियोजना पता है? भैया याद रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, कौन बताएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? है भाई? आप कहेंगे सर 1986 में बेंगलोर। ठीक है जी, याद रखिएगा 1986 में कहां पर? बेंगलोर में। इतनी बातें कुल ये हमारी जो मोटे अनाज है उनके बारे में आपको याद रखना है।
बढ़े और आगे की ओर। और याद रखिएगा खनिज युक्त तो होते ही हैं, मिनरल्स तो इसमें पाए जाते हैं, उसे लिखवाने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, अब मैं आपको एक टेबल दे रहा हूं, ठीक है ना, और उस टेबल को आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। सिर्फ 2 पेज हैं ऐसे, ठीक है ना। देखिए, ये हैं आपके मेजर मिलेट्स, यानी कि प्रमुख, जो थोड़ा सा मोटे होते हैं। देखिए, मिलेट की अगर मैं बात करता हूँ, मोटे अनाज की बात करता हूँ, तो मोटे अनाज भी 2 प्रकार के होते हैं, है ना। एक आपके मैक्रो और दूसरे माइक्रो। अगर मैं मेजर की बात करता हूं तो जैसे बाजरा, आप जानते हैं पेनिसेटम अमेरिकाना, इसको बॉटनिकल नेम बोल देते हैं, यानी पेनिसेटम टाइफोइडस भी बोल दिया जाता है। क्रोमोसोम जो नंबर है इसमें आपको पता है कितना होगा, 14 हो जाएगा। ज्वार और गिनी मक्का की अगर हम बात करते हैं, सोरघम बाइकलर बॉटनिकल नेम होता है, लगभग 20 इसमें क्रोमोसोम होंगे। अगर मैं बात करता हूं रागी, फिंगर मिलेट और मड़ुआ, जिसे हम मांडू बोल देते हैं, याद रखिएगा एलुसिया कोरकाना इनका बॉटनिकल नेम होगा, और 36 इसमें क्या होते हैं, क्रोमोसोम नंबर होते हैं। ये टेबल है प्यारे दोस्तों, इसको अच्छे से क्या करिएगा, नोट करिएगा और लिख लीजिएगा, ठीक है। अगली बात करेंगे फॉक्सटेल मिलेट्स की, ठीक है ना। किसकी बात करेंगे, फॉक्सटेल मिलेट्स की, वो भी मैं आपको पीडीएफ से बताऊंगा। ये बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को। देखिए, ये मोटे अनाज हैं, ये क्या हैं, आप कहेंगे सर ये हमारे बॉटनिकल नेम है, यहां पर आपको क्रोमोसोम नंबर लिखे हुए मिल रहे हैं। अब अगर मैं माइनर मिलेट्स की बात करता हूं, ठीक है ना, माइनर मिलेट्स तो कौन कौन से हैं, छोटा, छोटा और मोटा अनाज। छोटा बाजरा क्यों लिख दिया है, छोटे मिलेट्स, माइनर मिलेट्स ही लिखे रहने दीजिए, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में ही आप लोग पढ़ेंगे तो मुझे लगता है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। कुछ चीज़ों को हिंदी में परेशान ही करेंगी आपको। देखिए समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। अगर मैं माइनर मिलेट्स की बात करता हूं तो फॉक्सटेल मिलेट, कोदो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आता है। और आप कहेंगे सर कंगनी, ठीक है ना, कंगनी, ये कैसा हो जाएगा, माइनर मिलेट्स होगा। सेटारिया इटालिका इसका बॉटनिकल नेम है, एक ही चीज होती है। गुणसूत्र की संख्या इसमें कितनी होती है आपको पता होना चाहिए प्यारे दोस्त, 18 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 18। अगली बात समझिएगा, बाजरा, सांवरा, झंगोरी जिसे बोल देते हैं, आप जानते हैं कि अगर हम बात करें तो इकोनोकोआ फ्रूमिटेसिया होता है, 54 इसमें गुणसूत्र की संख्या होगी। कोदो बाजरा की अगर बात होगी, जिसे हम कोडो मिलेट्स के नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे सर पास्पलम एस्क्रोबिलेटेरियम इसका बॉटनिकल नेम हो जाएगा, ठीक है ना, एस्कोबिकुलेटम, ठीक है जी। 2n बराबर 40 हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं कुटकी की, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कुटकी लिटिल मिलेट्स के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा पेनिकम सुमाट्रेंस होता है, पेनिकम सुमाट्रेंस होगा। 2n बराबर 36 इसमें गुणसूत्रों की संख्या होगी, 2n बराबर 36 इसमें क्या होगी, गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। एक और देख लीजिएगा, वकवीट के नाम से जिसे हम जानते हैं, वकवीट क्या हो जाएगा, फाइगोपारम एस्कुलेंटम और एफ टेटेरिकम एल हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें भी गुणसूत्रों की जो संख्या होती है मुझे लग रहा है वो 36 ही होती है, तो यहां पर लिख लीजिएगा 2n बराबर 36। ये टेबल आप लोग क्या करिएगा, अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, ठीक है। खाद्यान्न फसलों को हमने लगभग समाप्त कर दिया है, जौ बचा है। जौ की मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा और उसमें कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब हम यहाँ से आगे निकलकर थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ें, और जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो हम बात किसकी करेंगे, दलहनी फसलों की बात करेंगे, ठीक है। इसकी आप लोग क्या करिएगा, पीडीएफ को जरूर नोट करिएगा। लिखिएगा, हमारा ये दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, कौन सा, दलहनी फसलें। अब हम थोड़ा सा और आगे की ओर निकल गए हैं। समझिएगा इसके बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है जी।
सब लोग एक बार हाँ लिख दीजिएगा, फिर बढ़ेंगे और आगे की ओर। बताएं प्यारे साथियों, एक बार सभी लोग कमेंट करिए जरा। है जी, क्या बात है। चलिए, दलहनी फसलों की अगर हम बात करते हैं तो आप जानते हैं दलहनी फसलों को रबी और खरीफ दोनों में उगाया जाता है ना। रबी व खरीफ आपको दोनों में देखने को मिल जाएंगी। मैं पूरी लाइनें नहीं लिखूंगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखूंगा, उसी हिसाब से आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे। देखिए, अब एक बात समझिएगा, अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो अंकुरण का प्रकार होता है, ठीक है ना, वो कैसा होता है, एपोजियल होता है, अगर जिसमें कि आपका खरीफ आ जाता है पर अरहर को छोड़कर। अगर हम बात करें इसमें फल का प्रकार क्या होता है, फल का प्रकार आप कहेंगे सर फल का प्रकार होगा फली, जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉड बोल देते हैं। क्या बोला जाएगा, पॉड बोला जाता है। अगली बात, अगर हम बात करें इनकी जो फैमिली होती है, यानी कि इनका जो कुल होगा वो कौन सा होता है, आपको पता है। आप कहेंगे सर इसे हम फेवेसी या फिर लेग्यूमिनेसी बोल देते हैं। क्या बोलेंगे, फेवेसी, नहीं तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, लेग्यूमिनेसी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, लेग्यूमिनेसी के नाम से जानते हैं। अब एक बात नोट करिएगा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दलहन उत्पादक है, आपको पता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दलहन उत्पादक है। इसका जो संबंध होता है आपको पता होना चाहिए, किससे होगा, प्रोटीन क्रांति से होता है। चूंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर लोग मांस भी खाते हैं प्रोटीन के लिए और दाल भी खाते हैं, ठीक है। लिखिएगा अंकुरण का प्रकार। देखिए, अंकुरण होते हैं दो प्रकार के, एक होता है एपीजियल। एपीजियल और हाइपोजियल क्या होता है, इस बात का कोई बच्चा मुझे आंसर बताए लिख के, या फिर एपिजोल बोल देते हैं। और दूसरा कौन सा होता है, आप कहेंगे सर हाइपोजोल, हाइपोजोल बोला जाता है। देखिए, जब एपीजियल की बात आएगी, किसकी बात आएगी, एपीजियल की, तो ये कौन सी ऋतु में आपको देखने को मिलेगा, खरीफ में देखने को मिलेगा। और हाइपोजियल किस में मिलेगा, रवि ऋतु में देखने को मिलेगा। लेकिन एक एक क्रॉप इनमें से क्या करनी है, छोड़ देनी है। कौन सी, एपीजियल अरहर को छोड़कर होगा। एपीजियल जो होगा वो अरहर यानी कि केजानस कजान को छोड़कर होगा, ठीक है। क्या बात है ऋषभ मौर्य। और अगर मैं हाइपोजोल की बात करता हूं या फिर हाइपोजियल की बात करता हूं तो राजमा को छोड़कर, राजमा को छोड़कर, इन बातों को नोट करिएगा। सभी फलियां स्वपरागित होती हैं, लेकिन लाल चना आपका कैसा होता है, बहुधा पर परागित होता है। नहीं समझे मेरी बात को। ऑल लेग्यूम्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड बट रेड ग्राम पिजन पी इज मोस्टली क्रॉस पॉलिनेटेड, ठीक है। लिखेंगे सभी फलियां स्वपरागित होती हैं, सभी फलियां स्वपरागित होती हैं,
पहले तो इस बात को जानिए, सेल्फ पॉलिनेशन का जो पॉलिनेशन होगा वो सेल्फ होगा, परंतु लाल चना और अरहर कैसे होते हैं बहुधा पर परागित। नोट कर लीजिएगा। मुझे आशा है कि ये बात आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, अगली बात करेंगे। दालों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष कब मनाया गया है, इस बात का आंसर दीजिएगा। ठीक है ना, पहले दालों का फाउंडेशन तैयार करते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। दालों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, अच्छा, मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष प्यारे दोस्त 2023 को बनाया गया है, याद रखिएगा। मैं लिख देता हूं, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण था, मेरे दिमाग से निकल कैसे गया। यहीं पर लिखिएगा नोट करके, मोटे अनाज का बाजरा, सबसे ज्यादा किसको लिया गया, बाजरा का। अंतरराष्ट्रीय वर्ष 2023 को मनाया गया, घोषित किया गया, लिखिएगा। क्या बात है, सभी को पता था, बहुत बढ़िया। और दालों का कब मनाया गया है पता है आपको? आप कहेंगे गुरुजी वर्ष 2016 को। कब मनाया गया है, वर्ष 2016 को, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए समझिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको नोट करिएगा। राजस्थान भारत में सबसे बड़ा दलहन का उत्पादक है, इस समय याद रखिएगा। ठीक है, फलियां वानस्पतिक रूप से अद्वितीय प्रकार में फल देती हैं, एक साधारण सूखा फल जो साधारण अंडप से विकसित होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि लेग्यूम्स प्रोड्यूस अ बॉटनिकली यूनिक टाइप ऑफ फ्रूट, अ सिंपली ड्राई फ्रूट डेट डेवलप्स फ्रॉम अ सिंपल कार्पेल। ठीक है ना, किसकी बात हो रही है, सिंपल कार्पेल की बात हो रही है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। अंडप को क्या बोलते हैं, कार्पेल। अगर हम बात करते हैं दलहन का अंतरराष्ट्रीय वर्ष कब मनाया गया है, तो वर्ष 2016 में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कहां पर है, कानपुर उत्तर प्रदेश में। 1982 में इसको क्या किया गया, स्थापित किया गया था। ठीक है, अगली बात है अखिल भारतीय समन्वित दलहन सुधार परियोजना, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फिर से मैं एक बार बताना चाहूंगा, है ना। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट पल्स इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया गया था, 1967 में स्टार्ट किया गया है, याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, 1967 में, या आपको याद रख लेना है। अगर मैं बात करता हूं SFPP, फुल फॉर्म क्या है, स्पेशल फूड प्रोडक्शन प्रोग्राम, 1988-89 में आया है, याद रख लीजिएगा। 1988-89 में आया है, याद रख लेंगे। हाँ भाई देखिए, एक बात याद रखिएगा, इसमें ना घटता बढ़ता रहता है। आपने क्या देखा होगा, दलहन का जो सबसे बड़ा उत्पादक हम लोगों ने आज तक पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, आप कहेंगे सर हमने तो MP पढ़ा है ना। तो थोड़ा सा एक बार फटाफट और देख लीजिएगा कि MP ही है या राजस्थान हो गया है ना। फिलहाल राजस्थान तो नहीं होगा, MP ही होगा। ठीक है जी। सर टेलीग्राम में मैसेज करने का टाइम क्या है, 8 से 11 है ना शायद, 8 से 10 है या 8 से 11, बेटा बताना जरा एक बार मुझे कितना टाइम है, बताएं। बोलो मेरे प्यारे साथियों। हाँ भाई, MP को याद रख लीजिएगा। अगली बात समझिएगा, NPDP नेशनल पल्स डेवलपमेंट परियोजना,
ठीक है ना, या फिर प्रोग्राम बोल देंगे कब आया है, 1985 और 1990 तक चला है। दाना चारा मृदा रक्षित और हरी खाद के लिए उगाई जाने वाली दलहनी फसल लोबिया है। इस बात को याद रखिएगा, तीनों का काम करेगी लोबिया, तीनों का काम करेगी, दाना चारा मृदा रक्षित, यानी कि मृदा में हरी खाद वगैरह के लिए भी इसको उगाया जाता है। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? बताएं। है भाई, बोलिए। खाद्यान्नों में सबसे बड़ा जो स्थान है प्रोटीन के क्षेत्र में, वो दालों का है। चलिए बढ़े और आगे की ओर। अगली बात करिएगा, मैं जो कहूंगा उसको आप लोग नोट करते जाइएगा। हम बात किसकी कर रहे हैं? दलहनी फसलों की। चलो, दलहनी फसलों में हम किसको लेते हैं? सबसे पहले अपने भारतवर्ष को लेते हैं। किसको लेंगे भैया? भारतवर्ष को लेंगे। आपको याद रखना है, भारत में सभी दालों का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। सभी दालों का क्षेत्रफल कैसा है? आप कहेंगे सर अधिक है। कैसा है? अधिक है। लेकिन अगली बात समझिएगा, और उत्पादन में चने का प्रथम स्थान है, इसके बाद अरहर और मूंग। परंतु उत्पादन में प्रथम चना, जिसके बाद दो और हैं। कौन कौन सी? आप कहेंगे सर अरहर व मूंग। अरहर व मूंग का स्थान है। अगली बात समझिएगा, विश्व स्तर पर राजमा, ठीक है ना, सबसे महत्वपूर्ण दलहन फसल है, जिसके बाद में मटर और चने का स्थान आता है। अगर हम विश्व की बात करेंगे, यानी कि वर्ल्ड के हिसाब से बात करें, तो राजमा मुख्य फसल है। विश्व में मुख्य। आप कहेंगे सर अरहर क्यों नहीं है? बेटा नहीं है अरहर। कौन सा है? राजमा। और राजमा पता है कैसा दलहनी फसल है? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता ही नहीं है, नहीं समझे? चलिए, खरीफ में एक दलहनी फसल है जो सर्वाधिक सूखा सहनशील है, बताइएगा। खरीफ में सर्वाधिक सूखा सहनशील, उस दाल का आपको नाम पता होना चाहिए, मोट। ठीक है ना? कौन सी है? मोट। मोठ होता है या फिर मोट होता है? आप कहेंगे सर मोठ होता है। ठीक है, बात सभी लोगों को समझ में आई है, जिसको हम मोथवीन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? किस नाम से जानते हैं? मोथवीन के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा। अगली बात करें, दालों में लाइसिन पाया जाता है, लेकिन मिथियोनिन की कमी पाई जाती है। लाइसिन पाया जाता है, परंतु मेथियोनिन की कमी होती है। कल मैं आपके लिए क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तब आपको और अच्छे से सारी चीजें समझ में आएंगी। आप जानते हैं, अगर हम दालों की बात करते हैं तो दालों में आखिर पाया क्या क्या जाता है? बताए कोई फटाफट से। आप कहेंगे सर दालों में होता है प्रोटीन। होगा या नहीं होगा? बताएं। है भाई,
खनिज और विटामिन। विटामिन का अच्छा स्रोत होती हैं। नोट कर लीजिएगा। अगर हम राजमा की बात करते हैं तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है, ठीक है जी। नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करता। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। इसकी जड़ों में कुछ गांठें पाई जाती हैं जो क्या करती हैं, है ना। बहुत बढ़िया। हम्म। देखिए एक बात आपको और याद रखनी है, ठंडे मौसम की सभी दालें जो होंगी वो लवणता और अम्लता को सहनशील कर लेती हैं। संवेदनशील होती हैं या सहनशील होती हैं बताओ। तो याद रखिएगा, गलत मत करिएगा, ठीक है। ठंडे मौसम की सभी दालें लवणता और अम्लता के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती हैं। ठंडे मौसम की दालें लवणता व अम्लीयता के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होती हैं। एक एक लाइन से हर प्रकार से क्वेश्चन ही निकलता है। एक एक लाइन से यहां पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बात आई सभी को समझ में? जल्दी से बताएं। जो भी चीजें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं, चाहे वो पीडीएफ से हो चाहे वो हस्तलिखित हो, वो सारी चीजें प्यारे दोस्त मैं आपको दूंगा, ठीक है। एक लास्ट चीज और समझिएगा। क्या है लास्ट चीज? देखिए लोथाइरस और मसूर की जो फसल है वो उटेरा कल्टीवेशन यानी कि रिले क्रॉपिंग में उगाई जाती है। नहीं समझे? उटेरा कल्टीवेशन का मतलब आप लोग जानते ही हैं। ये हमारी कोई खेत है और इस खेत में हमें क्या करना है, फसल की बुवाई करनी है, ठीक है। क्या करनी है, फसल की हमें बुवाई करनी, उत्पादन लेना। यहां पर हमने क्या किया, फसल को बोया और यहां तक आते आते क्या हो गई, फसल पककर तैयार हो गई। अब हमने इस पकी हुई फसल को नहीं काटा, हमने किसका उत्पादन कर दिया, मान के चलो मसूर की हमने क्या कर दी, यहां पर बुवाई कर दी। हमने क्या कर दी, मसूर की बुवाई कर दी, यानी कि खड़ी फसल को ना काटकर हमने एक और फसल की बुवाई कर दी। इसे हमने क्या कह दिया, रिले क्रॉपिंग कह दिया। इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, याद रख लीजिएगा। रिले क्रॉपिंग के लिए सबसे अच्छी दो चीजें होती हैं, लोथाइरस और मसूर की दाल, ठीक है। अगली बात समझिएगा, राजमा लवणता और अम्लता के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होगा। इसके बाद में मसूर मटर चना का स्थान आता है। अब हमने पूरा इस जो आधार है वो तैयार कर लिया है, किसका, आपके दलहनी फसलों का। कल से हम दलहनी फसलों की अरहर और मूंग की बात करेंगे। एक दिन में हम क्या करेंगे, दो दो फसलों को समाप्त करते चलेंगे और 3 से 4 दिनों में, 3 दिनों में मैं आपकी ये वाली फसलें भी समाप्त कर दूंगा। फिर हम आएंगे चारा वाली फसलों पे। चारा वाली फसलें 2 दिन में समाप्त हो जाएंगी। फिर अगला जो हमारा स्टेप रहेगा, जो नेक्स्ट सब्जेक्ट रहेगा, वो रहेगा हॉर्टिकल्चर का, ठीक है। आशा करता हूं सभी लोगों को बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, है ना। अब बताओ यहां तक कोई डाउट तो नहीं हुआ? तो हम लोगों ने क्या किया है, अनाज वाली फसलों को भी आज समाप्त कर दिया और दलहनी फसलों को हमने क्या कर लिया, स्टार्ट कर लिया है, ठीक है जी। हम्म। सभी लोग क्या करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड जरूर हो जाइएगा, ठीक है जी। जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप सभी लोगों को जरूर ऐड हो जाना है। और एक काम करिएगा, जो हमारे टीजीटी और पीजीटी वाले भाई बहन हैं,
ठीक है ना। जो टीजीटी और पीजीटी वाले भाई बहन हैं उनके साथ भी इस वीडियो को आप लोग सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। किसी को कोई डाउट लगेगा तो आप लोग मुझे क्या करिएगा, टेलीग्राम में पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा, चाहे तो ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, मतलब भर का कंटेंट हो गया आज का आपका। और बहुत जल्द मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन में 2 क्लासें ले लिया करूँ। एक जैसे एग्रोनॉमी हो गया, हॉर्टिकल्चर ले लूँ, या फिर हॉर्टिकल्चर के साथ सॉइल साइंस भी ले लूँ। ठीक है, एग्रीकल्चर के सारे सब्जेक्ट आपको मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, और प्रैक्टिस सेशन आपके लिए मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी ले आऊँ। जैसा आप लोग बताएंगे वैसा कर लिया जाएगा। फिलहाल के लिए अभी आप लोग थ्योरी अच्छे से पढ़िए। ठीक है जी, तो ठीक है प्यारे दोस्तों, आज हमारे साथ जितने भी साथी लाइव जुड़े रहे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग इस क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे उनका भी धन्यवाद। बस एक ही उम्मीद करूंगा, जितना हम पढ़ते जा रहे हैं सब खा मत जाना, मतलब भूल मत जाना, पढ़ते रहना, रिवीजन करते रहना। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर कल इसी टाइम पर हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।